नमस्कार सभी मेरे प्रिय साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, गत सेशन में अपने जाना था अंतरिक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। उसमें जो सभी तमाम बिंदुओं का अध्ययन किया था भविष्य की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। जरूर एक बार इस सेशन से गो थ्रू होइएगा और आप काफी सारी चीजें बहुत कम समय में बहुत अधिक चीजें जानने के लिए मिलेंगी। आइए ज्यादा समय जाया न करते हुए रुक करते हैं आज के अपने सेशन की ओर। सभी इकोनॉमिक्स गतिविधियों को जानते हैं जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आरबीआई द्वारा लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये एक मौद्रिक नीति की समीक्षा की एक बैठक होती है, उसमें रेपो रेट का निर्धारण किया जाता है। तो वर्तमान में जो रेपो रेट है वो अपनी 6.50 है। कितनी है दोस्तों? 6.50 है, जो अभी बरकरार है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो ध्यान में रखना है दोस्तों, वो अपना नेक्स्ट बिंदु है, वो है दोस्तों कि एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है, जो वर्ल्ड की एक संस्था है जो विश्व के सभी हवाई अड्डों के बारे में अपनी रिपोर्ट जारी करती है। कौन सा व्यस्त है, किसकी सुविधाएं आधुनिक है, उन सभी तमाम बिंदुओं को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। तो उसमें बताया गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट विश्व के टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में इसे शामिल किया गया है। विश्व के व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची में शामिल दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी जो 10वें स्थान पर है। 2022 में बात करें तो यह 9वें स्थान पर था और वर्तमान में यह 10वें स्थान पर है। इस प्रकार दिल्ली एयरपोर्ट है वो विश्व के टॉप 10 व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। यह अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो सबसे विश्व का सबसे ज्यादा व्यस्ततम हवाई अड्डा है वो कौन सा है? तो हॉर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल हवाई अड्डा है जो सबसे व्यस्त है। दूसरे स्थान पर बात करूं तो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तीसरे की बात करूं तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। दुबई के बारे में आप याद रखेंगे क्योंकि दुबई के बारे में अपने पासपोर्ट को लेकर बात की थी गत सेशन में कि दुबई का पासपोर्ट सबसे विश्व में सस्ता है, उसके बाद भारत का स्थान आता है। और दुबई का पासपोर्ट तो ऐसे है कि जब मन करे तब अपने दुबई जा सकते हैं, इतना कम इसमें पासपोर्ट का चार्ज है। तो इसलिए वहां पर लोगों का आना जाना काफी रहता है। और दुबई अपने आप में एक काफी खूबसूरत पैलेस है, आप भी जाइएगा जॉब लगने के बाद। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है और हॉर्सफील्ड है वो पहले स्थान पर है और अपना इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 10वें स्थान पर है। एशिया वर्ल्ड की स्थापना 1991 में की गई थी और उसका मुख्यालय है वो मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में है और इसके सदस्य लगभग 2000 हवाई अड्डे का संचालन करते हैं। हम्माद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्काई ट्रैक्स दोस्तों एक प्रकार की साइट है। इस प्रकार आप मान लीजिएगा स्काई ट्रैक्स को क्या है, ये हवाई अड्डों की समीक्षा को लेकर यह क्या कार्य करती है। क्या, जिस प्रकार अपने गूगल है अनेक साइटें हैं, उसी प्रकार एक स्काई ट्रैक्स साइट है। लंदन में स्थित एयरलाइन और हवाई अड्डे की समीक्षा साइट स्काई ट्रैक्स ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की रैंकिंग जारी की। इस स्काई ट्रैक्स के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, हवाई अड्डों की एक सूची जारी की गई है और जिसमें बताया गया है कि विश्व का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है वो हमाद का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक बार देखिएगा, आप गूगल पर सर्च करके जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं दिखाऊंगा तो आप वहीं पे उस सेशन को छोड़ देते हैं कि हाँ आपने आगे विजुअलाइजेशन हो गया, छोड़ते हैं इसको। लेकिन खुद से सर्च करेंगे तो दो बातें आपको अधिक जानने को मिलेगी। एक बार आप सर्च कीजिए हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो आपको तस्वीर देखने को मिलेंगी, काफी सरप्राइज होगी कि ऐसा भी कोई स्टेशन है, ऐसा भी कोई पैलेस है, एयरपोर्ट है हमाद। देखिएगा, आपको लगेगा वास्तव में जो स्काई ट्रैक्स ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ है तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। अद्वितीय एयरपोर्ट्स है हमाद एयरपोर्ट्स, आप देखिएगा एक बार। स्काई ट्रैक्स की रैंकिंग की घोषणा फ्रैंकफर्ट जर्मनी पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो के दौरान वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 17 अप्रैल 2024 को की गई। इसमें कतर के दोहा हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 के लिए विश्व का सबसे अच्छा हवाई अड्डा नामित किया गया है। और अगर देखने का मौका मिले तो जरूर देखिएगा, एक बार आप भी राइड कीजिएगा एयर में। तो एयरपोर्ट ऑफ द ईयर 2023 का 12वीं बार विगत विजेता सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे ने वैश्विक रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है, इसने एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों का आवर्जन के लिए भी पुरस्कार जीते हैं। इसी प्रकार सियोल इंचियोन हवाई अड्डा
को वर्ष 2024 के लिए विश्व का सर्वाधिक फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट का खिताब मिला है। अब बात करें फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट, तो फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट का जो खिताब है वो सियोल इंचियोन हवाई अड्डे को मिला है। तो इस रैंकिंग में टॉप 20 सर्वोच्च हवाई अड्डों में से 9 तो यूरोप के हैं और जिसमें वियना, मैड्रिड, इस्तांबुल भी शामिल है। तो अपने को तो हमाद एयरपोर्ट का ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है कौन सा है, दोहा हमाद हवाई अड्डा, ठीक है। और उसके बाद अपने टॉप 10 में अपने भारत का कोई है नहीं। और बात करें अपने भारतीय एयरपोर्ट्स की, तो दिल्ली हवाई अड्डे की बात करें तो भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है, तो दिल्ली वाला है। भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, क्षेत्रीय हवाई अड्डे की बात आएगी तो वो बेंगलोर हवाई अड्डा है, ठीक है। और बेस्ट एयरपोर्ट स्टॉक इन इंडिया एंड साउथ एशिया, तो वो कौन सा है, हैदराबाद हवाई अड्डा है। और भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल की बात करें तो JW मैरियट दिल्ली एरो सिटी में जो होटल है वो अपना सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट होटल है। तो ये जो तथ्य थे जो परीक्षा की इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे जानकारी जो ध्यान में रखनी होगी वो हमाद एयरपोर्ट की है। उसके बारे में अपने भारत की बात करें तो वो दिल्ली एयरपोर्ट सबसे बेस्ट है। और क्षेत्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो बेंगलोर का नाम आएगा। और अगर होटल की बात करेंगे तो फिर वापस से दिल्ली आएगा, क्योंकि सर्वाधिक यात्री जहां पर जाते हैं वो तो होटल में रुकेंगे। तो अच्छे अच्छे होटल कहाँ बनाने पड़ेंगे, जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। तो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा अपना भारत का कौन सा है, तो दिल्ली वाला है। तो दिल्ली में होटल होगा ना। इस प्रकार आप कनेक्ट कर ले करें बातों को। ये अपने बातों को क्या करेंगे, या जो परीक्षा उपयोगी तथ्य या किताब पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसमें कुछ लॉजिक जोड़ देते हैं ना, तो वो अपने याद रह जाती है। उसी उल्टे तरीके से पढ़ते हैं तो याद रह जाती है। साधारण तरीके से अगर पढ़ेंगे तो अपने को बुक याद करने में बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आप कोरिलेट कर लीजिएगा और सब कुछ याद हो जाएगा। सबसे खतरनाक प्राणी है वो मनुष्य है। सबसे ज्यादा अगर किसकी मेमोरी है तो मनुष्य की है, मैं मानता हूं, क्योंकि अपने अद्वितीय हैं। कोई इतनी शक्ति किसी में नहीं है कि अपने, अब जो AI है, कहते हैं कंप्यूटर ऐसे कर लेता है, कंप्यूटर ऐसे कर लेता है, सारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डिजिटल ऐसे कर लेता है। अरे भाई, सबको बनाया किसने है, मनुष्य ने तो बनाया। तो सबसे खतरनाक कौन हुआ, मनुष्य। सबसे पावरफुल कौन हुआ, तो मनुष्य। तो अपने क्या है, सबसे पावरफुल है। तो कोई किसी भी चीज को अपने याद करना है ना, तो उसे थोड़ा सा हटके याद कीजिएगा, आपको पुस्तकें की पुस्तकें याद हो जाएगी। पाकिस्तान को जीवन यापन लागत में लागत एशिया में सबसे अधिक, कि जीवन यापन लागत जो एशिया में सबसे अधिक है वो किसकी है, तो वो पाकिस्तान की है। यानी पाकिस्तान का जो मामला है वो बहुत बिगड़ चुका है। 250 रुपए किलो तो टमाटर मिलते हैं। तो जीवन यापन करने की लागत ऑटोमेटिक क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो यह आप देख लीजिएगा। किसने बताया, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ने अपनी रिपोर्ट में बताया और 11 अप्रैल 2024 को इसने जारी किया गया था। तो अपने को ध्यान इतना ही रखना है कि जो जीवन यापन लागत है सबसे ज्यादा किसकी है, तो वो पाकिस्तान की है, हमारे अजीज मित्र की। तो वो आप याद रख ही लेंगे। और इसमें ज्यादा कोई विशेष दोस्तों अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। डिजिटल सर्विस सेक्टर में भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक। अब डिजिटल सर्विस सेक्टर क्या है, यानी दोस्तों उद्योगों को लेकर, कोई भी इंटरनेशनल एक्टिविटीज को लेकर जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, डिजिटल माध्यम से की जा रही है, उन सेवाओं को उपभोग किया जा रहा है, तो वो उसमें वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है या सूचनाओं का निर्यात किया जा रहा है। तो उसमें विश्व का में चौथा स्थान किसका है, तो भारत का है, और सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं के निर्यात में 17% की छलांग लगाकर $257 मिलियन की बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके साथ ही भारत डिजिटल सर्विस सेक्टर में विश्व का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। ऐसा किसने बताया, तो WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रैल 2024 की रिपोर्ट में, आउटलुक में अपनी यह प्रकाशित किया गया है कि भारत ने अपने डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं को निर्यात में 17% की छलांग लगाकर $257 मिलियन तक पहुंच किया है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और देश के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 17.7 वर्ग की वृद्धि हुई है। शुद्ध जो अपना टैक्स है उसमें 17.7% की वृद्धि हुई है। और पिछले साल 16.64 करोड़ था और अब बढ़कर कितना गया, 19.58 लाख करोड़ हो गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है और इसमें कोई विशेष है नहीं। ये 3 आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं कि 17.7% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो पहले 16.64 करोड़ था।
बस ये अपना देश का प्रत्यक्ष कर है और इसमें कोई विशेष कुछ है नहीं। भारत मॉरिशस ने कर संधि में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें दोस्तों एक जो प्रोटोकॉल पर साइन हुए हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट क्या है कि दोस्तों दोहरे कराधान से बचाव के समझौते के लिए भारत और मॉरिशस के मध्य समझौता हुआ है। अब अपने से प्रश्न पुट होगा वो यह होगा कि दोहरे कराधान बचाव समझौते को लेकर किन किन देशों के मध्य समझौता हुआ है, तो भारत और मॉरिशस के मध्य हुआ है। क्या हुआ है कि जैसे दोस्तों अपने एग्जाम्पल के तौर पर समझे साधारण भाषा में कि जिस प्रकार कोई भारत मॉरिशस में कोई भारतीय नागरिक कार्य करता है या मॉरिशस का नागरिक भारत में कार्य करता है, तो वह अपनी पूंजी का पहले टैक्स भारत में अदा करेगा और फिर अपने मॉरिशस में जब लौट के जाएगा तो मॉरिशस में उस रुपयों का टैक्स अदा करेगा। इस प्रकार दोहरे टैक्स का वह शिकार न हो, एक ही जगह उसे टैक्स देना पड़े, इसको लेकर उनके मध्य समझौता हुआ है। नवीन संशोधनों में एक प्रधान उद्देश्य परीक्षण शामिल है जो यह तय करने के लिए किया गया है कि कोई भी विदेशी निवेशक संधि लाभों का दावा करने के लिए पात्र है या नहीं। साधारण भाषा में इसे समझिएगा कि इसका उद्देश्य यह है कि एक देश में अर्जित आय पर दूसरे देश के निवासियों द्वारा दोहरे कराधान को रोकना है कि एक देश में अपने धन अर्जन किया, वहां पर भी टैक्स दे दिया गया, जब दूसरे देश में गए तो वहां पर भी उस पूंजी का टैक्स दो। तो ऐसा नहीं होगा, एक जगह टैक्स दे दिया तो आगे जगह टैक्स उसका नहीं देना पड़ेगा। इस दोहरे कराधान से इसका रोकना है। तो अपने से प्रश्न पूछा जाएगा दोहरा कराधान बचाव को लेकर समझौता किस किस कंट्रीज के मध्य हुआ है, भारत और मॉरिशस के मध्य हुआ है। यही आपको ध्यान में रखना और इसके अलावा कुछ बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी है। भारत बनाएगा पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल रणनीतिक भंडारण। दोस्तों कच्चे तेल के भंडारण के लिए क्या बनाएगा भारत, विशाल के कुएं बनाने वाला है। साधारण भाषा में समझिएगा। अब इसमें थोड़ी लैंग्वेज होती है, थोड़ी उटपटांग होती है, तब अपने क्रोनोलॉजी है वो पढ़ने में यूं बोरिंग सी लगती है और अथाह इसमें फैक्ट होते हैं। वो अपने जो परीक्षा की इंपॉर्टेंट है और ऐसा कोई फैक्ट नहीं, आप पढ़ के देख लेना। जो मैंने बताया है वो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। तो भारत बनाएगा पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल रणनीतिक भंडारण वाले कुएं बनाएगा। सीधी बात भाषा में ये है कि इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड के अनुसार भारत अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व जो 2930 तक बनाएगा। भारत ने वस्तुतः 2 SPCR बनाने की योजना बनाई है, जिसमें से पादुर कर्नाटक में 18.3 मिलियन बैरल का और ओडिशा में 29.3 मिलियन बैरल का SPCR बनाने की शामिल है। तो इस प्रकार 2 कुएं बनाएगा जिसमें क्या करेगा, तेलों का भंडारण करेगा। ठीक है, और कौन कहाँ का बनाएगा, तो वो एक तो कर्नाटक में बनाएगा, दूसरा ओडिशा में बनाएगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है और इसमें कोई विशेष है नहीं। विशेष पढ़ लेते हैं। तेल भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में शामिल होने में मदद मिलेगी, जिसके लिए इसके सदस्यों को न्यूनतम 90 दिनों तेल खपत की आवश्यकता होती है। देखो दोस्तों, जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इसमें शामिल होने के लिए टर्म एंड कंडीशन होती है कि अगर इसमें आपको शामिल होना है तो आपको 90 दिनों तक आपके पैसे इतना ऑयल होना चाहिए कि आप 90 दिनों तक अगर बिना किसी दूसरे के सहयोग से अपना देश का संचालन कर सकें। रक्षा प्रौद्योगिकी में, ऐसे प्राइवेट रूप में या पर्सनल इंडिविजुअल किसी भी तरीके में मान लीजिएगा, तो 90 दिनों तक तेल खपत की आवश्यकता का अपने पास उसका स्टॉक होना चाहिए, तब उसे जाकर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी उसमें शामिल कर लिया जाता है। तो ये एक टर्म एंड कंडीशन होती है। और अगर ऐसे अपने जो ये बैरल बन जाएंगे तो अपने क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में शामिल हो सकते हैं। यूरिया उत्पादन एवं आयात। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने अप्रैल 2024 में बताया कि भारत में वर्ष 2025 के अंत तक यूरिया का आयात बंद कर देगा। देश में यूरिया की स्थापित घरेलू उत्पादन क्षमता 2014-15 में 225 लाख टन से बढ़कर 310 लाख टन हो गई है। 2022-23 में यूरिया का कुल आयात 75.8 लाख टन था, जो घरेलू मांग का लगभग 30% है। भारत अपनी यूरिया मांग का प्रमुख आयात ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से करता है और यह क्या कर देगा, बंद कर देगा कि अब अपन यूरिया का आयात नहीं करेंगे, क्योंकि अपने खुद ये बहुत क्या करें, उत्पादन कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों अपना आर्थिक परिदृश्य। कैसे लगा आपको सेशन, जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। उससे पहले मैं सारे सेशन को रिकैप कर देता हूं, जस्ट 1 मिनट।
यूरिया उत्पादन अब नहीं करने वाला है। दोहरे कराधान बचाव को लेकर किस किस के मध्य समझौता हुआ है? तो भारत और मॉरिशस के मध्य समझौता हुआ। ये अपने को ध्यान में रखना है। भारत बनाएगा अपने पहले वाणिज्यिक कच्चे तेल के बैरल कहां पर? कर्नाटक और ओडिशा में। ये आपको ध्यान में रखना है। देश का प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने वृद्धि हुई है? 17.7% की वृद्धि हुई है। डिजिटल सर्विस सेक्टर में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? तो चौथे स्थान पर आ गया है। भारत का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली है। भारत का क्षेत्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो बेंगलोर है। और अच्छे होटल की बात करें तो वो कौन सा है? JW मैरियट दिल्ली एरोसिटी है। विश्व का अगर सबसे अच्छे एयरपोर्ट की बात करें तो दोहा का हमाद है। और दिल्ली एयरपोर्ट है वो विश्व के टॉप 10 हवाई अड्डों में शामिल है। और आरबीआई द्वारा लगातार 7वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है। और वर्तमान में जो अपनी रेपो रेट है वो क्या है? 6.50 है। ये अपनी मौद्रिक नीति में आरबीआई ने अपने बताया है। तो ये था दोस्तों अपना आर्थिक समीक्षा के सेशन। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और इसके साथ आगामी जो सेशन है वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा के ऊपर से रीढ़ की हड्डी आप इसे मान सकते हैं। प्रादेशिक परिदृश्य को लेकर जल्द उपस्थित होऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।